नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSA.24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आप बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा किया था कि ठीक 10 बजते ही मैं उपस्थित हो जाऊंगा आप सभी के लिए एक शानदार सा सेशन लेकर, और आपको सारी PDF हैंडेड नोट्स वो सब प्रोवाइड आज मैं करा दूं। उससे पहले आपसे कहूँगा एक बात कि बच्चों, जो भी बच्चा जुड़े आज नया, आपको बस एक ही करना होगा छोटा सा काम कि चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। और बच्चों देखो कितनी शानदार ये क्लास होने वाली है। एक बार सभी बच्चे जरा वीडियो को लिंक को कॉपी करो एक बार और शेयर करके आओ जहां भी आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप इसे शेयर कर सकते हो। सभी बच्चे शेयर करके आइएगा। मैं भी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपने टेलीग्राम पे शेयर करिए ये। और फिर देखो कितने शानदार रूप में हम लोग क्लास लेंगे। चलिए, तो दोस्तों आज की शुरुआत हम लोग करेंगे बहुत ही शानदार से क्वेश्चनों के साथ में। और आपको बता दूं बच्चों, एक खुशखबरी की बात भी है कि जो बच्चे मुझसे पूरी GS पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे मुझसे स्टैटिक GK पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों एक शानदार सा बैच तुम्हारे में लेकर आया हूं, अखंड बैच, जो कि लॉन्च होगा 20 तारीख को। ये ध्यान रखना, ये 20 जून को ये बैच लॉन्च हो रहा है। कब को? 20 जून को ये बैच लॉन्च हो रहा है। इस बैच में मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं देख सकते हो आप। 160 घंटे लाइव क्लास, 50 GS टॉपिक वाइज टेस्ट, साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट, करंट अफेयर की ई बुक 2023 की, नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्लासेस, 4000 क्वेश्चनों की PDF, इंग्लिश हैंड रिटन नोट्स, जो मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं वो सब आपको यहां मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि मुझसे सारी GS पढ़ना, तो बच्चों इस अखंड बैच में जरूर जुड़ना। ये आपका 20 तारीख को लॉन्च होगा। कब लॉन्च होगा? 20 तारीख को। तो बच्चों, मैं आज सीधा कोई बातचीत ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बच्चों, जय किशन जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जरा जवाब दीजिएगा। बोलो भैया। अखंड 108, बताइएगा जरा इस सवाल का आंसर क्या आएगा। चलिए, तो भैया आपको पहले ये बताना है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला मानव कौन था? तो बच्चों, अगर पहले मानव की बात करूं तो साथियों ये था आपके नील आर्मस्ट्रांग। जय किशन भैया पढ़ लो, पढ़ लो, ये फालतू की बातें ना करो क्लास में आकर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए मेरे प्यारे साथियों, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चुने जाते हैं, ये बताओ। जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, ये आपको बताना होगा। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य देश होते हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों, बताओ। बोलो भैया। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो अस्थायी होते हैं, अस्थायी 10 हैं और वो 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? अच्छा, पहला सवाल ये बताओ कि भारत में पहला पुर्तगाली कौन आया? आपको बताना है प्रथम पुर्तगाली भारत में कौन आया। प्रथम पुर्तगाली भारत में कौन आया? भारत में पहला पुर्तगाली कौन आया? इस बात का जवाब दो। भारत में पहला पुर्तगाली कौन आया था? तो बच्चों आपको बता दूं, भारत में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। 1498 में आया था, है ना। और इनका जो हेडक्वार्टर था वो था गोवा में। अच्छा एक बात बताओ, गोवा हमने कब आजाद किया? गोवा को कब आजाद कराया गया? क्या आप जवाब दे सकते हैं कि गोवा कब आजाद हुआ? तो जिसको ना पता हो वो लिख लो। साथियों, गोवा 1961 में आजाद हुआ। अच्छा, आजाद हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हो गोवा भारत का राज्य कब बना? गोवा भारत का राज्य कब बना, ये बता सकते हो आप? गोवा भारत का राज्य कब बना?
तो बच्चों गोवा भारत का राज्य बना था 1987 में। 1987 में अगर मैं आपसे पूछूं कौन से नंबर का राज्य बना, तो आप कहोगे सर जी ये 25वें नंबर का राज्य बना। कौन से का? 25वें नंबर का राज्य बना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए गोवा में कौन सा आर्टिकल लागू होता है, इस सवाल का जवाब दो। गोवा में कौन सा आर्टिकल लागू होता है? जवाब देना बच्चों, गोवा में कौन सा आर्टिकल लागू होता है, यह सवाल आपको बताना है। तो बच्चों गोवा में जो आर्टिकल लागू होता है वो आर्टिकल नंबर है 44। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? जवाब दो। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगे। हमने आपसे पूछा कि 1930 में जो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो कहां पर आयोजित किए गए थे? दोस्तों वो किए गए थे आपके कनाडा में आयोजित। कनाडा की कैपिटल आप बता सकता है कोई बच्चा? यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल इन स्टेट ऑफ गोवा, आर्टिकल नंबर 44। कनाडा की कैपिटल बता सकते हो तो लिख लो ओटावा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर पहुंची? मतलब ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल में चित्रकला अपने सर्वोपरि उस पर थी, मतलब सबसे ऊपर पहुंच चुकी थी, अपने अंतिम चरण पर थी, अपने प्रतिष्ठा पहुंची थी? तो कौन बच्चा बताएगा? तो भैया वो था आपका जहांगीर। कौन था भैया? जहांगीर। आप जानते हैं जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक शासन करेगा। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, कौन कौन? कैप्टन हॉकिंस और दूसरे का नाम सर टॉमस रो, ये इन्हीं के दरबार में आए थे। लिख लीजिएगा, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। आपको यह भी पता होगा कि जहांगीर को एक लड़की से प्यार हुआ था, जिस लड़की का नाम हुआ करता था मेहरुनिसा। जहांगीर को जब इस लड़की से प्यार हुआ था मेहरुनिसा से, तो मेहरुनिसा का इसने नाम चेंज कर दिया था और मेहरुनिसा को ही नूरजहां कहा गया था। मेहरुनिसा को ही नूरजहां कहा गया था। नूरजहां की जो मम्मी हुआ करती थी उनका नाम था असमत बेगम। क्या नाम था बच्चों? असमत बेगम। मेहरुनिसा और असमत बेगम ने ही इत्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी बच्चों? इत्र की खोज की थी। यही सवाल पेपर में पूछा गया है, इत्र की खोज किसने की थी? आपसे पूछेगा बताओ इत्र की खोज किसने की है, तो आप बताएंगे मेहरुनिसा प्लस असमत बेगम ने। आपसे एक सवाल और है, बताइए जहांगीर ने किस सिख धर्म के गुरु को मृत्युदंड दिया था? ये बताओ। प्रणाम भैया, प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों, प्रणाम। जहांगीर ने कौन से सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के? बताइए जरा। बोलो भैया। बेटा आज संडे, आज तो मैराथन क्लास, आज कोई थ्योरी नहीं होती है। तो सिख धर्म के 5वें गुरु को इन्होंने मृत्युदंड दिया था, अर्जुन देव जी को। अगला देखिए, सवाल है कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज किराती से संबंधित है जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। 1901 में शुरुआत हुई और हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। अक्टूबर में घोषणा हो जाती है। भारत में जो सबसे पहले मिला था वो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और भैया ये है आपका बोरलांग साहब। अगला देखिए, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? सवाल फिर देखिए। चलो बच्चों, तो मैं आज आपको बता दूं, आज देखिए आपको संडे के दिन मैं अगर पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको संडे के दिन पढ़ा रहा हूं बच्चों, तो वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, समझ रहे हो। कुछ बच्चे एग्जाम देने जाएंगे अभी बेटा 13 तारीख के बाद। कुछ ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं MTS CGL CHSL की। ठीक है भैया, चलिए। तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? ये कहते हैं आंध्र प्रदेश को। अगला देखो, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? यह सवाल बढ़िया है। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो बच्चों युद्ध संबंधी नृत्य हो जाएगा आपका मयूरभंज का छाओ। अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमने आपसे सवाल पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताओ, पुनाशा, शिव समुद्रम, येन या जोग?
तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जोग, जिसे हम लोग बोलते हैं गरसोपा, जिसे हम लोग बोलते हैं गरसोपा जलप्रपात। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताओ जरा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जवाब दो जल्दी जल्दी, तेज। जितने बच्चे देख रहे हैं सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक बार लाइक करो। चलो एक बार बोल रहा हूं बस कि अगली 1 मिनट में जितने बच्चे लाइव हैं, लाइव और लाइक बराबर हो जाने चाहिए। अब आप खुद देख लो, मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। क्या 1 मिनट में आप ऐसा कर सकते हो? क्या 1 मिनट में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उतने बच्चे वीडियो को लाइक कर सकते हैं? आज तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया जा रहा है। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, देखता हूं तुम आप अपने गुरु से वास्तव में प्यार करते हो या फॉर्मेलिटी है, अभी पता लग जाएगा। 40 सेकंड हो चुकी हैं। 1000 देख रहे हैं, 400 ने लाइक किया है। गलती है भाई बहुत बड़ी। झूठ बोलते हो जबरदस्ती कि प्यार प्यार, काहे का प्यार यार है? कोई अपना नहीं मानता, हमको नहीं मानते भाई, कोई बात नहीं। ये हो जाएगी आपकी K2। कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी, नहीं मानते हो। अगला देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट के साथ जुड़ा है? अगर हम पाक स्टेट की बात करें तो बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पाक स्टेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाक स्टेट आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है। किसके बीच में है बच्चों? भारत और श्रीलंका के बीच में। कहां है जी ऑप्शन? ये रहा। अगला देखो, अगला देखिए सवाल, अगला क्या कहता है? शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में पड़ता है? करबला किस नगर में पड़ता है? तो बच्चों करबला पड़ता है आपके इराक में। अगला चलिए, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? भैया ये आपको बताना है। यहां बताओ जरा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या की अगर मैं बात करूं बच्चों, पुराण हो जाएंगे आपके 18। ये बताओ जूट उत्पादन में प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में, तो भैया जूट उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा बच्चों आपका पश्चिम बंगाल, और पहले नंबर पर हो जाएगा बांग्लादेश। पहले नंबर पर क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश हो जाएगा। अगला देखिए, बीरबल के बचपन का नाम क्या हुआ करता था? बीरबल के बचपन का नाम क्या हुआ करता था? तो बच्चों बीरबल के बचपन का नाम क्या हुआ करता था? वो था आपका महेश दास। क्या हुआ करता था? महेश दास। अगला देखिए, द जंगल बुक के लेखक कौन थे? द जंगल बुक के लेखक कौन थे भैया, जवाब दो। बोलो। बोलो बच्चों, एक बार आप शेयर कर दीजिएगा, मैंने भी शेयर कर दिया है बच्चों। ये हो जाएगा आपका किपलिंग। अगला देखिए, अगला सवाल देखो, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था, या पहली बार परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया था? ये बताओ। पहली बार परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया था? अगर पहली बार परमाणु परीक्षण की बात करूं तो दोस्तों, सॉरी परमाणु परीक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, कह रहा पहली बार परमाणु बम कहां गिराया गया था? तो बच्चों ये दिखाया गया था आपका 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे।
तो पहली बार हिरोशिमा और दूसरी बार नागासाकी पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। बोलो जल्दी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल ये रहा, निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? भेज दे भाई जल्दी, भाई भेज दो। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है बच्चों? तो निखिल बनर्जी का संबंध है आपके सितार से। अगला बताओ, शब्द धर्म, शब्द किस धर्म का गीत है? ये आपको बताना है, शब्द किस धर्म का गीत है। अच्छा एक बताओ, क्या है सितार का आविष्कार भारत में किसने किया था? सितार या तबले का आविष्कार भारत में किसने किया था, बताओगे? सितार या तबले का आविष्कार भारत में किसके द्वारा किया गया था? सितार हो या तबला हो, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों सितार हो या तबला या कव्वाली या फिर खड़ी बोली या फिर क्या हो आपकी खड़ी बोली, ये सारे जो आविष्कार किए गए हैं वो सब अमीर खुसरो के द्वारा किए गए हैं। किसके? अमीर खुसरो के द्वारा किए गए हैं और ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, वेला ढीला जो छत्तीसगढ़ में है वो क्यों प्रसिद्ध है? जो छत्तीसगढ़ का वेला ढीला है वो क्यों प्रसिद्ध है? वो है बेटा, आप याद रखिएगा, लौह अयस्क के लिए। अगला देखिए, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान किसका अंत हुआ? एक तरीके से ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हुआ था आपका किसका? दास प्रथा का। अच्छा एक बात और बताओ, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह सवाल एमटीएस में पूछा गया था। यह सवाल आपका एमटीएस के पेपर में आया था बच्चों। बताइए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो ध्यान रखना, यह माना जाता है बेटा कुरियन साहब को। अगला देखिए, लास्ट सफर की किसने चित्रित किया था? लास्ट सफर, द लास्ट सफर को किसने चित्रित किया है? लियोनार्डो विंची और बच्चों आपका हुसैन साहब, आर के लक्ष्मण, एंटीरियो ने। तो बच्चों ये किया है आपका लियोनार्डो विंचो ने। द लास्ट सफर और मोनालिसा, कौन सा? मोनालिसा, इन दोनों को ही चित्रित किया है किसने? आपका। अगला चलो, क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है? अब या तो सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन बच्चों ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो दोस्तों तब होता है आपका चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आती है। अगला देखो, राजीव गांधी की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? हमने आपसे पूछा है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसे जानते हैं हम लोग वीर भूमि के नाम से। अगला देखो, पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए समझौते के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता होगा पाकिस्तान ने आज तक जब जब भी बदतमीजी की है, पाकिस्तान जब जब पिट कर गया है। तुम दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, लेकिन दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो इस बार तुमसे लाहौर भी छीन लेंगे। अब ये वाली लाइन है ना? तो भैया अब इसका आंसर आ जाएगा, उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? राधा कृष्णन जी, तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, रिंग किस खेल परिसर का नाम होता है? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, नई संसद से कुछ क्वेश्चन कराने हैं मुझे, नई संसद से। क्या आप लोगों ने ये टॉपिक कर लिया? नई संसद से आने वाले क्वेश्चन, जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं 13 तारीख से, आपने नई संसद के क्वेश्चन को तैयार कर लिए? बताओ, आप लोगों ने नई संसद के क्वेश्चन तैयार कर लिए बच्चों? हुए या नहीं हुए? मुझे यस या नो में जवाब दो कि आपने नई संसद के क्वेश्चन तैयार हैं आपके या नहीं है तैयार? मुझे यस या नो में जवाब दो। आप लोगों को आईपीएल मैंने करवा दिया, आप लोगों को आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से अवार्ड मिले वो भी कराऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ नई संसद के हुए तैयार, यस या नो? नहीं तो वो भी मैं अभी कराने वाला हूं इस क्लास के जस्ट बाद में, अभी कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को उनके अपरिहार्य कार्य के लिए दिया जाता है कब? तो बच्चों ये हमेशा सारे पुरस्कार आपके 26 जनवरी को दिए जाते हैं, चाहे भारत रत्न हो कुछ भी हो, ठीक है। अगला देखो, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहां है? तो विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क आपका है मणिपुर में। अगला देखिए, अगला है मोटर गाड़ी उद्योग, हिंदुस्तान मोटर कहां स्थित है? सवाल फिर सुन लो, सवाल है मोटर गाड़ी उद्योग हिंदुस्तान मोटर कहां पर स्थित है? तो पहले ये बताइए, हिंदुस्तान अगर मोटर की बात करूं तो ये है आपके कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में।
अगला देखिए सवाल अगला, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? भैया गोवा से तो पेपर में सवाल आएगा, गोवा से तो आपके पेपर में सवाल आएगा, लिख लो जरा। दोस्तों हमने आपसे सवाल पूछा है कि पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर कब्जा किया, तो गोवा पर कब्जा करने वाला था अल्बुकर्क। कौन था बच्चों? अल्बुकर्क। अगला देखिए, अगला सवाल है, विटिंग रिट्रीट के रूप में जाना जाने वाला समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, कहां पर? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका विजय चौक पर। अगला देखिए, ईएमआई जो कर्ज के पुनः भुगतान से संबंधित है, उसमें ई का संबंध किससे होता है? तो ई का संबंध होता है, ठीक है। अगला देखिए, त्वचा पर काटने वाले मच्छर की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? ये सवाल तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये सवाल तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अब हम चलते हैं अपने संसद के नए क्वेश्चनों की तरफ। नए संसद से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लो। नए संसद से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए हैं तो मुझे बताइएगा जरूर। पहला क्वेश्चन, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? पहला क्वेश्चन बताओ जरा भाई, अगर आप लोगों ने संसद भवन के क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मुझे बताओ, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, ये आपको बताना है। बताओ, अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि तुम्हारा सब कुछ तैयार है तो बताओ भैया। तो भैया ये किया था किसने? HCP। अगला देखिए सवाल, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? इस सवाल का जवाब तो तुम सब दे दोगे, इस सवाल का जवाब तो सब दे दोगे, मैं जानता हूं। विमल पटेल सबको पता है, लेकिन डिजाइन किसने किया ये किसी को नहीं पता था। HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बिल्कुल सही आंसर था उसका। और भैया ये आपको बता दूं, नए संसद भवन का जो वास्तुकार है वो कौन है? तो बच्चों ये है आपके विमल पटेल जी। कौन है? विमल पटेल। ये सबको पता है, लेकिन वो वाला क्वेश्चन किसी को नहीं पता था। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सेंगोल जो राजदंड को संसद में स्थापित किया गया वह किस राजवंश से संबंधित है? यह सवाल पेपर में आ सकता है, यह सवाल तुम्हारे पेपर में आ सकता है, लिख लो इंपोर्टेंट करके। संगोल जो आपने सुना होगा, जो पहले राजाओं को दिया जाता था, यह है किससे संबंधित है, किस धर्म से, किस वंश से? तो बेटा यह है आपका चोल साम्राज्य से। अगला देखिए, नए संसद भवन का आकार कैसा है? नए संसद भवन का जो आकार है वो कैसा? चतुर्भुज है, त्रिभुजाकार है, षष्ठभुज है, पंचभुज है, कैसा बताओ? 15 क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर करा दूंगा, 15 में, अलग से कुछ मत पढ़ना। अच्छा बच्चों, आज आपसे एक सलाह मांगना चाहता हूं, देखता हूं कि आप लोग यस या नो में जवाब देना। मैं पवन मोरल हमेशा बच्चों के लिए काम किया है, चाहे वो दिन हो रात, मैंने कभी नहीं देखा। फैमिली मैंने दूसरे नंबर पर रखी है, पहले आप रखे हो। बच्चों मैं तुम सबके लिए 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे एक स्टैटिक जीके की क्लास ला रहा हूं, स्टैटिक जीके की, टॉपिक वाइज, और टॉपिक की थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें। तो क्या आप सब 6:30 बजे के लिए तैयार हो? यस या नो में जवाब देना बच्चों। क्या आप सभी बच्चे 6:30 बजे के लिए तैयार हो? यस या नो। यह क्लास आपकी 15 तारीख से, 15 जून से सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होगी। क्या आप सब मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो? सुबह 6:30 बजे। बच्चों तुम्हें हीरो बना दूंगा जीएस का। अब तुम सोचो, मैं रात को 10 बजे यहां से जाऊंगा और सुबह 6:30 बजे फिर आना और तुमको पढ़ाना, मेरे लिए टास्क हो जाएगा बहुत बड़ा। लेकिन मैं इस टास्क को एक्सेप्ट करता हूं बच्चों, तुम्हारे लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जब तक तुम्हारा एमटीएस का पेपर होगा, जब तक तुम्हारा दिल्ली पुलिस का पेपर होगा, मैं सुबह 6:30 बजे पढ़ाऊंगा। चाहे बच्चा 1 पढ़ना या 1000 पढ़ना, मुझे कोई फर्क नहीं है। बच्चों मैं डेली सुबह 9 बजे पढ़ाता हूं थ्योरी, वो इतिहास पढ़ाता हूं। लेकिन अगर सुबह पढ़ना चाहते हो 6:30 बजे, एक क्लास कर लेना। अगर अच्छी ना लगे तो जिंदगी में मेरी क्लास में कभी मत आना, ये वादा रहा, ठीक है बच्चों। तो नए संसद भवन का जो है वो त्रिभुजाकार है। अगला देखिए, नए संसद भवन के उपयोग में किया जाने वाला कालीन कहां से संबंधित है? ये कालीन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो कालीन किससे संबंधित है बच्चों? ये आपके मिर्जापुर से। अगला देखिए, नए संसद भवन की कुल मिलाकर लागत कितनी आई है? नए संसद भवन में कुल लागत कितनी आई है?
यार पानी दे उसमें। नए संसद भवन में कुल मिलाकर कितने खर्चा आया है? तो बच्चों नए संसद भवन में कुल मिलाकर 971 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। 971 करोड़ रुपए का खर्चा आया, ध्यान रखना। ये कहां पढ़ लिया तुमने? 1272 करोड़, गलत पढ़ लिया आपने। 971 करोड़ लिखो इसे जरा। इतने रुपए का लगभग खर्चा आया है। ना जी ना, ये बिल्कुल भी ना है, बिल्कुल नहीं है। आप ये लिखो 972 करोड़, 971 करोड़। अगला देखिए, लोकसभा हॉल में बैठने की संख्या अब कितनी बढ़ा दी गई है? लोकसभा में अब कितने मेंबर बैठ सकते हैं? बताओ बच्चों, लोकसभा में अब कितने मेंबर बैठ सकते हैं? अगर लोकसभा के मेंबर की बात करूं तो बच्चों अब कितने मेंबर बैठ सकते हैं? अब बैठ सकते हैं 1272 मेंबर। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? नए संसद भवन का उद्घाटन किसके हाथों से किया गया है? बोलो। नए संसद, अरे भैया मैं कह रहा हूं 971 करोड़ है, आप क्यों कर रहे हो? बोलो बच्चों। तो नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला सवाल, संगोल राजदंड की, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, ये तो मैं क्लियर करा चुका हूं आपको पहले। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? आपको पता है दोस्तों, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यह किया गया आपका 28 मई 2023। बारिश पड़ जाने की वजह से उस दिन आईपीएल का फाइनल नहीं हो पाया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है, इसका वजन कितना है? तो भैया इसका वजन है आपका मेरे प्यारे साथियों 9500 किलोग्राम। अगला देखिए, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बता दूं, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम जाना जाता है? तो जानते हैं संसद को। बच्चों संसद किस आर्टिकल में आती है, जरा मुझे बताना। बोलो बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संसद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था, तो आर्टिकल नंबर 79 है ना। अगला सवाल देखिए, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में आया था? अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में कब आया था? तो बच्चों ये आया था आपका नए संसद भवन के उद्घाटन दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो बच्चों ये किया आपके 100 रुपए का 75 रुपए का सिक्का। अगला देखिए, अगला सवाल, नया संसद भवन जिसका सीसी जोन के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया, जोन 2, जोन 4, जोन 5, जोन 3, तो भैया इस जाएगा जोन 5। अगला देखिए, भारतीय संसद को संप्रभुता किसमें संबंधित होती है? बोलिए। अरे पीडीएफ मिलेगी, परेशान क्यों रहे हो यार? पीडीएफ मिलेगी बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा न्यायिक समीक्षा से। अगला देखिए, संसद में कितने सत्र होते हैं? हमारी संसद में कुल कितने सत्र होते हैं? बोलो। भैया संसद के अगर मैं आपसे पूछूं बजट सत्र कितने होते हैं, तो सत्र होते हैं 3, और बिल्कुल ठीक है ये तीनों। अगला देखिए, अगला है नए संसद भवन के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? सवाल फिर सुनो, नए संसद भवन के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो भैया ये नाम हो जाएगा आपके, सारे नाम उसी के हैं। अगले देखिए, नए संसद भवन में राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? बताइए भैया। मैंने आपसे पूछा है कि नए संसद भवन में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो बच्चों अगर मैं, अरे यार एक सवाल अगर छोटी सी मिस्टेक उसमें हुई है तो उसी क्वेश्चन को 10 बार 50 बार बता रहे हो, कोई बात नहीं है, जितने करोड़ रुपए ठीक है, लेकिन 971 करोड़ रुपए, बात खत्म। ठीक है, तो बच्चों आपको बता दूं ये 384 सीट। अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये सवाल तो मैंने अभी बताया आपको।
ये सवाल तो मैंने अभी आपको बताया है, कुल मिलाकर कितना होगा। तो बच्चों ये आपका अनुच्छेद 79 होगा। अगला देखिए, लोकसभा किस थीम पर रखा गया, ये सवाल आपका लास्ट है। अगला टॉपिक देखिए कौन सा है। अब ये मत कहना गुरु जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, आपका पेपर है बेटा कल परसों में, कल परसों बच्चे पेपर देने जाएंगे, मुझे तो उन बच्चों को भी देखना है जो बच्चे कल पेपर देने के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे कल पेपर देने के लिए जा रहे हैं मुझे तो वो भी देखने हैं भाई, मेरे तो वो भी दिल के टुकड़े हैं, मेरे कोई एक दो बच्चे थोड़ा ही है, मेरे लिए तो सारे अपने ही हैं, एक जैसे हैं सब। ये हो चुके हैं। बताओ भैया, सवाल का जवाब दिया जाए। रेशम का उत्पादन यहां से आरंभ हुआ था। आपका एग्जाम होगा बेटा 13 तारीख को, पेपर पढ़ के जाओ। रेशम का उत्पादन यहां से उत्पादन हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, तो भैया ये हुआ था चाइना से। क्या आप मुझे बता सकते हो कि चाइना ने भारत पर कब अटैक किया था पहली बार, चाइना ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था, आप जवाब दे सकते हो। चाइना ने भारत पर कब आक्रमण किया था ये बता सकते हो। चलो ठीक है, अब धीरे पढ़ाऊंगा, बच्चे कह रहे हैं धीरे पढ़ाओ। तो बच्चों चाइना ने किया था 1962 में। कब किया था, 1962 में, बिल्कुल सवाल सही है। अगला सवाल देखिए, नॉट्रे डेम कैथेड्रल कहां है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कहां पर, पेरिस में। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, सवाल फिर सुनो, ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। बच्चों मैं आपको आज एक बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में दो नदियां ऐसी हैं जिन्हें आप ट्रिक से याद कर सकते हो। एक नदी का नाम है मरे और दूसरी नदी का नाम है डार्लिंग। हाय डार्लिंग मर गए, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मरे और डार्लिंग जो दो नदियां हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, है ना। और बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे जो इनका आबादी वाला शहर है वो है सिडनी। अगला देखो, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। आप जानते हो कि आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर गिरफ्तार कर लिया। तो बच्चों पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब चली हुई है इस समय। पाकिस्तान की राजधानी का नाम आप जानते हैं इस्लामाबाद है। अगला देखिए, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइएगा। हमने आपसे सवाल पूछा है कि कुषाण वंश के कुछ प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। आपका जवाब क्या आएगा बच्चों, कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम हुआ करता था बच्चों कनिष्क। और कनिष्क किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। बेटा आपको बता दूं, सारी पीडीएफ आज मेरे 3 मैराथन है, ध्यान रखो, एक 8 से 9 हुई है, एक 10 से 11 चल रही है और एक 4 से 6 होगी शाम को। इन तीनों क्लासों की पीडीएफ मैं एक साथ दूंगा, क्यों परेशान हो, मैं तुमसे वचन दे चुका हूं, माता रानी की सौगंध, तुम्हें बिना पीडीएफ दिए मैं नहीं जाऊंगा, बस बात पे विश्वास रखो। मैंने आपसे पूछा कि कनिष्क किस धर्म को मानता था, तो बच्चों लिख लीजिएगा, कनिष्क बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको, बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन था जब मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया, बताओ बच्चों। हमने आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन है जब मौलिक शिक्षा में मौलिक अधिकार को जोड़ दिया, तो बच्चों वो था आपका 86वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था, 2002 में। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। अगला देखो, राज्यपाल का कितना कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कितना कार्यकाल होता है। आज बड़ी खुशी की बात है भाई, हर बच्चा जवाब दे रहा है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, 5 वर्ष या राष्ट्रपति की मर्जी तक, या राष्ट्रपति की मर्जी तक। राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा देंगे, ठीक है। अगला देखो, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है, तो दोस्तों ये आता है आपके लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखो, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, एक समान कानून आपको मिलेगा, ये आर्टिकल कौन से में कहता है,
एक समान कानून मिलेगा, ये किस आर्टिकल में है? आप सभी को एक समान कानून मिलेगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो बच्चों ये कहा गया आपका अनुच्छेद नंबर 14 में। और छुआछूत बोलते हैं अस्पृश्यता, ठीक है। अगला देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन भरेगा? मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, दोनों ने रिजाइन कर दिया है, दोनों की डेथ होगी, तब हमारे देश में राष्ट्रपति किसको बनाएंगे? तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं छोड़ सकते और हम उपराष्ट्रपति को बना देते, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो हम भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश को हम भारत का राष्ट्रपति बनाएंगे। और ऐसा एक बार हो चुका है, ऐसा एक बार हो चुका है साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनका नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह था। क्या था बच्चों? मोहम्मद हिदायतुल्लाह था। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत का मुख्य न्यायाधीश के साथ भारत का राष्ट्रपति भी बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, सवाल अगला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या रखा गया था? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था बेटा फोर्ट विलियम। अगला देखिए, अगला सवाल है, भारत में बर्मा को कब अलग किया गया था? भारत से बर्मा को कब अलग किया गया था? 48, 1901, 1937 या 1945? तो 37 में किया गया था बच्चों। अगला देखो, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा को खत्म किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अब आपको बताना होगा इस प्रश्न का जवाब खुद बताइए। बोलो भैया। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये काम किया था 1829 में। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी ने किया था, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल कहता है कि सुपर फास्ट रेलगाड़ी ने एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है? तो भैया ये कौन से में? आपका पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में। अगला देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फैनी को जीआई टैग दिया गया है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। फैनी को जीआई टैग दिया गया है, वो राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है? बताओ जरा। फैनी को जीआई टैग मिला है, ये किस में है? जल्दी बताओ। तो जीआई टैग से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा पक्का। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जीआई टैग पहली बार कब दिया गया था? भारत में जीआई टैग पहली बार कब दिया गया? बताओगे जरा। जीआई टैग पहली बार कब दिया गया? बताओगे। भारत में जीआई टैग पहली बार कब दिया गया? तो भैया जीआई टैग भारत में पहली बार दिया गया था 2004 में, और ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है भैया, ये गोवा। अगला देखिए, अगला सवाल है, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया? सवाल फिर सुनो, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये आपको बताना है। तो भैया ये किया गया है आपका किसको? मध्य प्रदेश। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहां के तौलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया? कहां के तौलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? तो बच्चों ये दिया गया है तेलंगाना। बच्चों आप मुझे बता सकते हो तेलंगाना भारत का राज्य कब बना है? मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाया था। तो ये 2 जून 2014 को बना था, भारत का 29वां राज्य है, ठीक है। आज 28 राज्य हैं। किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है? किस राज्य को जीआई टैग मिला है? खीरा नागा को जीआई टैग मिला है। तो बेटा ये आपके नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है?
वह कौन सी नदी है जिसे बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वह कौन सी नदी है जिसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है यमुना, गंगा, तीस्ता या ब्रह्मपुत्र। मैंने आपसे पूछा है कि वह कौन सी नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो बच्चों उस नदी का नाम है गंगा। अब मैं आपसे गंगा से सवाल पूछूंगा, गंगा की लंबाई कितनी है? पहला सवाल, गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा कितने देश में बहती है? गंगा कितने राज्यों में बहती है? ये 3 सवालों के जवाब आप लोगों को देने हैं। गंगा की लंबाई कितनी है, कितने देश में बहती है, कितने राज्यों में बहती है, ये आपको बताना होगा। तो बच्चों जितने भी साथी यहां पढ़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जो भी बच्चा यहां पढ़ रहा है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो मत करो आपकी मर्जी है, लेकिन जितने भी पढ़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि जब मैं गिफ्ट दूं किसी दिन, जैसे मान लो मैं 20 तारीख को बैच लॉन्च करूंगा, तो उस दिन मैं आपको गिफ्ट दूंगा, आपको मेरी वीडियो तुरंत मिलेगी, चैनल अगर सब्सक्राइब है तो। देखिए लंबाई है 2525 किलोमीटर। पहला सवाल, देश कितनों में बहती है? 2, भारत और बांग्लादेश, और भारत के 5 राज्यों में बहती है। कितने? 5 राज्य। अगला देखो सवाल अगला, रायसीना हिल कहां पर है? रायसीन हिल की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये नई दिल्ली में है। अगला देखिए, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन है जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली हो? गंगा नदी 2 देश में बहती है, भारत और बांग्लादेश। बोलो भैया, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक होती है बेटा 3 गेंद पे लगातार 3 विकेट लेना। तो ये काम किया था किसने? हरभजन सिंह ने। अगला देखिए, मुख्यतः आम बागों में जो मैंग्रोव वाले चारीय वन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंग्रोव वनस्पति होते हैं इनसे CFC निकलती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। क्या निकलती है भैया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये निकलती है सुंदरबन के डेल्टा से। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? अगर मैं खरीफ की फसल बात करूं तो भैया सारी की सारी खरीफ की फसल है ये। अगला देखो सवाल है, शक संवत की शुरुआत कब और किसने की थी? शक संवत की शुरुआत कब और किसने की थी? जवाब दो। शक संवत की शुरुआत कब और किसने की थी, ये मुझे बताओ। देखिए संडे का दिन है, मैं भी आराम से घर रह सकता था और कोई तरह आप भी घर रह सकते थे, लेकिन मैं संडे में आया तो सिर्फ आपके लिए, आपको कुछ देने के लिए। तो यार अगर आप इतना भी नहीं कर रहे और क्या करोगे यार। तो भैया शक संवत की शुरुआत हुई थी आपकी 78 ईसा पूर्व कनिष्क ने की थी। अगला देखिए, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल कहां पर आयोजित हुए? कनाडा, हम आपको पहले बता चुके हैं। अगला देखो बच्चों, निम्नलिखित में से चित्रकला, ये जहांगीर, ये भी मैं आपको पहले करा चुका हूं। अगला देखो, हाँ, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पोटई नाग स्वम को GI टैग मिला है? ये आपको बताना होगा। GI टैग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, तो बच्चों आंसर आपका तमिलनाडु। अगला सवाल देखिए, किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को GI टैग मिला है? किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को GI टैग मिला है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को GI टैग मिला है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, मिला है आपका महाराष्ट्र। अगला सवाल, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी है? ओह माय गॉड, तुम हो बरमोस। अब आओ भैया, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पेपर में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है आर्मी एक्सरसाइज। ठीक है, आप सभी के पेपर में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है आर्मी एक्सरसाइज, और ये आर्मी एक्सरसाइज आपसे पूछ सकता है बेटा
ये कहां पर हुई है, किस किस के बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अगला देखिए, संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है तर्कस, ये तर्कस युद्ध अभ्यास भारत और किस किस के बीच में हुआ है, ये बता सकते हो बच्चों? संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तर्कस। 10 मिनट की क्लास हो रही है, पीडीएफ लेकर जाना, सारी चीज लेकर जाना। तो भैया तर्कस हुआ है भारत और शायद अमेरिका के बीच में। अगला देखो, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी है, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं, बताओ? तो भैया जी ये हैं आपके कहां के? चेक गणराज्य के। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः स्थापना करना होता है? जंगलों की पुनः स्थापना करना होता है। तो भैया जी ये हो जाएगा आपका, ये रहा आंसर। अगला देखो, निम्नलिखित में से क्या नेपाल के मुख्य स्थल कर्तव्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, बोलो? तो भैया वो नहीं है आपका क्या मेरे प्यारे साथियों? डेक्कन। अगला देखिए, हाल ही में अटलांटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज की खोज हुई है, बताओ भैया? बर्फ के नीचे दबी हुई खोज हुई है किस चीज की? तो वो किसकी हुई है बच्चों? वो हुई है आपकी एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील की। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी? देखो बच्चों, यहां पे लगभग 1400-1500 बच्चे देख रहे हैं और जवाब दे रहे हैं मात्र 200 बच्चे। बाकी सब सिर्फ मुझे देखने आए हैं, मोबाइल चलाने आए हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का, कोई फायदा नहीं इस तरीके से पढ़ने का। अरे आज गलत भी दे रहे हो तो क्या हुआ बच्चों? आज पूरे दिन मैं पढ़ा रहा हूं, शाम को 4 से 6 देखना है कि रैपिड फायर करूंगा तुम्हारे लिए। तो दोस्तों ये आंसर आ जाएगा आपका बुर्ज खलीफा। बिंदुसार ने शासन के दौरान अशांति कहां थी? जब बिंदुसार शासन था तो कहां पर अशांति ज्यादा थी? तो बच्चों वो थी आपकी कहां पर? तक्षशिला में। अगला देखिए, भारत में कौन सा दिन सबसे छोटा दिन होता है? भारत में कौन सा दिन सबसे छोटा दिन होता है, ये बताइए? भारत में कौन सा दिन सबसे छोटा दिन होता है? भारत में कौन सा दिन सबसे छोटा होता है? तो भैया वो होता है आपका 22 दिसंबर। अगला देखिए, वर्षा और बर्फ के मिश्रण के रूप में मन वर्षण को क्या कहा जाता है? सवाल फिर सुन लीजिएगा, मैंने आपसे पूछा है, जो रुकेगा क्लास में पीडीएफ उसी को मिलेगी। बस 15 मिनट के लिए ओपन करूंगा पीडीएफ का पार्ट, बाकी फिर खत्म कर दूंगा। वर्षा और बर्फ के मिश्रण को रूप में मनाया जाता है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका तुषार वर्षा। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कोकण तट। अगला देखिए, भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में है? भाई गैंडे के लिए है और किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, उसका नाम है काजीरंगा। उसका नाम है काजीरंगा, जो कि आपका असम में है और एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम में है, जो कि एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 3 फसलें जो वैश्विक खाद्य अनाज उत्पादन में अधिकतम योगदान देती हैं, वो कौन सी 3 फसल हैं? वो कौन सी 3 फसल हैं बच्चों? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर जी वो गेहूं, चावल और मक्का। गेहूं, चावल और मक्का। अगला सवाल का जवाब आपको देना है, इसका बताइए। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? मैं साइड से हट गया हूं पूरा 1 मिनट। अरे होंदो नेहा को लेट क्या हो गया भाई, बेचारी कुछ काम कर रही होगी। बोलो भैया जल्दी। दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका मेनन साहब। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग ध्वज में निहित है? निम्नलिखित में से जो हमारा ध्वज है उसमें कौन कौन से रंग निहित है?
दोस्तों आपको बता दूं, ये सारे रंग हमारे ध्वज में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है ये आपको बताना है। तो बच्चों अच्छा अच्छा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा सब इस प्रश्न का जवाब देता है और आंसर आ जाएगा आपका, सर जी 2 लंबाई और चौड़ाई का। बोलो भी कितना होगा? बताओ जरा कितना होगा? अरे यार होगा तो क्या। चलिए अगला देखो, प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? लंबाई 3 होती है, चौड़ाई 2 होती है। आंसर आएगा आपका 3:2 और ये आंसर आएगा चौड़ाई और लंबाई का, चौड़ाई और लंबाई का। अब है क्लियर? आप लोग गलत बता रहे थे, इसका आंसर आपने गलत बताया है। ये जो ऑप्शन लिखा है ऑप्शन उल्टा हो गया है। देखिए लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो लंबाई और चौड़ाई का तो होगा 3:2, ठीक है, ये तो होगा ये। और पूछे चौड़ाई लंबाई का तब होगा आंसर ये आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, तो इस सवाल का सही आंसर आ गया 323। अगला देखिए, जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो डाइट के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बोलो भैया, 1 मिनट वेट करना जरा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है, कोई भी बच्चा बताए। भैया राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली साहब। अगला देखिए, साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो भैया ये जुड़ा हुआ है विकासशील देशों की सहकारिता से। निम्नलिखित में से किसे ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है? तो भैया ये जाना जाता है आपका प्रिस्टोरिसी को। अगला देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में हुआ? कवच। सर फास्ट कर रहा हूं सत्यम? नहीं फास्ट नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे चलो यार, मैं भी तो थक गया हूं, कई सारी क्लास हो चुकी है, पीडीएफ मिलेंगी, सारी चीज होंगी। जो कवच अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, ये किन 2 देशों के बीच हुआ? कवच, कवच युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? हो गए बच्चों? तो ध्यान रखिए, ये हुआ था बेटा आपका अंडमान निकोबार। अगला देखिए, वार्षिक अभ्यास लोक शील्ड 2023 का संस्करण नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा किस देश में आयोजित किया गया? तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये आयोजित किया गया आपका यूके में। अगला देखो, हाल ही में मार्चा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? बताओ। हाल ही में मर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया, वो किससे संबंधित है? तो भैया ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके बिहार से। अगला देखिए, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, सवाल आपको बताना है कि सिगसकोस नामक लकड़ी है पर नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो भैया जी ये आपका संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, लद्दाख से संबंधित है। ये राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, साफ साफ इसलिए यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बोला हुआ है। अगला देखो, सवाल है तृतीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जर्नल का नाम
डेजर्ट फोक्स रखा गया था? डेजर्ट फोक्स रखा गया था, ये आपको बताना है। आपको ये भी बताया, जानते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कब से कब तक हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। क्लियर होगी? क्लियर होगी बातें? तो दोस्तों ये कहा गया था किसको? रोमेल साहब को। अगला सवाल, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? सवाल पर ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे पूछा है देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के वरिष्ठ चीफ या राष्ट्रपति? अरे तीनों सेनाओं के हेड कौन होते हैं? हमने कितनी बार आपको बताया है कि तीनों सेनाओं के हेड हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। अच्छा, अगर राष्ट्रपति को क्षमादान करना हो तो किस आर्टिकल के तहत क्षमादान करेंगे? बताना भैया। अगर राष्ट्रपति को शपथ लेनी है तो किस आर्टिकल के तहत लेंगे? 2 सवालों के जवाब दो। बोलो बच्चों। बोलो भाई जल्दी। भैया अगर राष्ट्रपति को क्षमादान करना है तो 72 आर्टिकल और शपथ लेनी है तो 60। महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पर 61 के तहत। अगला देखिए, अगला सवाल है भारतीय संविधान की लघु कुंजी किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भैया वो कहा जाता है प्रस्तावना को। अगला देखो, सवाल क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? बच्चों अगर मैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय की बात करूं तो वो है आपका हैग में। कहां पे? हैग में। जज का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। जज का कार्यकाल होता है 9 वर्ष, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप से किसका विकास हुआ? मोहिनी अट्टम का विकास कहां पर हुआ, ये आपको बताना है। मोहिनी अट्टम का विकास कहां पर हुआ? तो मोहिनी अट्टम का विकास हुआ केरल में। अगला देखो, सवाल है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह 179 के कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कविता लिखी गई थी मेरे प्यारे साथियों आपके जॉन कीट के द्वारा। अगला देखिए, वंदे मातरम गीत किसकी पुस्तक से लिया गया है? बताओ, वंदे मातरम गीत कहां से लिया गया है? आओ बच्चों, तो दोस्तों ये लिया गया कहां से? आपका आनंद मठ से। अगला सवाल, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? हमने सवाल आपसे पूछा किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो बच्चों जी अब वो आपका मिला किसको है ये मैं बता दूं, वो मिला किसका है आपको? तो दोस्तों ध्यान रखना, छत्तीसगढ़। अगला सवाल, नगीना वुड क्राफ्ट्स किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? सवाल फिर सुनो, नगीना वुड्स क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये मिला है किसको? आपका उत्तर प्रदेश। अगला लास्ट सवाल देखिएगा, बसोली पेंटिंग जो जीआई टैग प्रदान किया गया है यह किस राज्य केंद्र शासित संबंध से जुड़ी हुई है? तो भैया जी ये जुड़ी हुई है आपके जम्मू कश्मीर से। आज का लास्ट सवाल जो आपके लिए एज ए होमवर्क रहेगा, बच्चों आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हो सभी बच्चे और मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, ठीक है, तो बच्चों ऐप का लिंक दिया हुआ है, पहले ऐप डाउनलोड करो। कुछ विशेष सूचना आज आपको देने वाला हूं।
ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करो सभी बच्चे। सारी की सारी पीडीएफ, पहली क्लास की भी, इसकी भी, और जो मैराथन शाम को होगी उसकी भी पीडीएफ कैसे मिलेगी ये देखो। शाम को 4 बजे सब बच्चे आएंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। शाम को 4 बजे आज सब बच्चे आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे। जब मैं मैराथन क्लास लूंगा, जब मैं मैराथन क्लास लूंगा तो सब बच्चे आ जाएंगे। पहले मुझे बताना कि किस किस का ऐप डाउनलोड हुआ, किस किस का नहीं हुआ। यहां पे जाने पे आपको लिखना है एसएससी अड्डा। आपने लिख दिया बच्चों। ये देखो आप यहां जैसे 1300 बच्चे देख रहे हैं, मुझे जैसे 1300 बच्चे देख रहे हैं, तो ये ऐप का लिंक है। इस ऐप के लिंक को मेरे सामने डाउनलोड करो अभी कि गुरुजी अभी किया है। जो बच्चे अभी करके आएंगे तुरंत बताऊंगा पीडीएफ कहां मिलेगी, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको बताऊंगा कि कहां मिलेंगे। अभी इसके बाद एक बड़ी भर्ती के बारे में बताऊंगा, लगभग 21,000 वैकेंसी आई हैं, बिहार पुलिस की पूरी डिटेल बताऊंगा। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर बताओ, और ऐप डाउनलोड करो। यहां जाके इस पर लिखा है डाउनलोड योर अड्डा ऐप, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहां पहुंच जाएगा बेटा, हो जाएगा। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद में एमटीएस का बैच आपको यहां मिल जाएगा। ये रहा एमटीएस का बैच बच्चों, जो आज आपको मात्र 480 रुपए का मिल रहा है। कितने रुपए का मिल रहा है? जो बच्चे अभी डाउनलोड कर रहे हैं, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं तुम्हें, सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूं। 2 मिनट में डाउनलोड कर लो सभी बच्चे, और 2 मिनट में डाउनलोड करने के बाद इस बैच को लेना चाहते हो तो बैच ले लीजिएगा। Y367 कोड लगाना है, Y367, और बच्चों 480 रुपए में कोड मिल जाएगा तुम्हें। कितने रुपए में? 480 रुपए में तुम्हें सब चीज मिल जाएंगी। अब बच्चों आपसे फिर से कह रहा हूं कैसे डाउनलोड करना होगा, फिर देख लीजिएगा। ये मेरा बैच क्लास चल रही है, इस क्लास में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां आना है, और आने के बाद इसे ऐसे करोगे डाउनलोड हो जाएगा, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। जो बच्चा डाउनलोड करेगा मेरे हैंड रिटन नोट्स पाएगा, जो बच्चा डाउनलोड करेगा सारी पीडीएफ पाएगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, आज सबसे डाउनलोड करवा कर ही रहूंगा। आज सबके फोन में डाउनलोड होगा, मैं तभी अपनी पीडीएफ दूंगा। अपनी जीवन भर की मेहनत तुम्हें दे रहा हूं, ऐसी थोड़ी दे दूंगा। पहले डाउनलोड करो सभी बच्चे, चाहे वेट कर लो कोई बात नहीं है, डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे सामने। और जो बच्चा एमटीएस का आज बैच लेना चाहता है, जो बच्चा आज एमटीएस की क्लास में जुड़ना चाहता है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा गुरुजी तुमको, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ये देखो एसएससी पे आओ, ये रहा एमटीएस, और एमटीएस पर जब आप आते हो, मेरा बैच भी आ चुका है, अखंड बैच, लेकिन अभी मैंने इसको कोई इसका ना प्रमोशन हुआ है, ना इसका क्या बोलते हैं, ना ही बच्चों इसके बारे में अभी किसी को बताया है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। 20 तारीख को बताएंगे इसके बारे में। बस आपको कुछ नहीं जाना, अगर आप एमटीएस में बैच में जुड़ना चाहते हो तो कोड आपको लगाना है Y367, Y367। बच्चों सभी बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं नहीं किया है, पहले डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड आपने, आप डाउनलोड नहीं करोगे तो मैं अपनी पीडीएफ आपको नहीं दूंगा। अभी डाउनलोड करो मेरे सामने कि डाउनलोड गुरुजी, जो बच्चे अभी करके आ रहे हैं वो एक बार पीएम लिख दो, जिनका अभी डाउनलोड हुआ है। यहां जाओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां पे जाके डाउनलोड करना है। मैं आज दूंगा पीडीएफ, जब आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं कसम खा के बोलता हूं बेटा, आज माता रानी की सौगंध तुम्हें सारी की सारी पीडीएफ दिलवाऊंगा। और बताओ, अभी डाउनलोड करिएगा, फटाफट जल्दी जाइएगा। सारे बच्चे इस ऐप को डाउनलोड करो, बस आपको यहां जाके डाउनलोड करना है। और अगर कोई बच्चा एमटीएस का बैच लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है दीपेश भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया रोहित, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में 3 बार आया है। आप जाएंगे यहां पर और एसएससी पर आइए, एमटीएस है, एमटीएस पर आपको जाना है, ये वाला बैच। सर किसी को भेज दीजिए जरा। ये देखिए बेटा, आपको यहां आना है, और आने के तुरंत बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको यहां पे कोड लगाना है Y367। जैसे ही आप लगाओगे तो तुरंत 480 का आपको ये मिल जाएगा, 480 का बैच मिल जाएगा। तो 20 सर आ चुके हैं बच्चों, इस क्लास को खत्म करता हूं। पीडीएफ मिलेगी शाम को 4 बजे, क्योंकि सबने डाउनलोड नहीं किया है। अगली क्लास बिहार पुलिस की 21,000 वैकेंसी आ गई है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको देता हूं अगले सेशन में। आइए सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बाद आप भी खाना खाइए, हम भी खाना खाने जाते हैं। चलो मिलते हैं आपसे फिर उसी क्लास में। तो जय हिंद बच्चों, पीडीएफ मिलेगी शाम को 4 बजे, क्योंकि सब बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है। हम 4 बजे आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। आइए सर क्लास लगाइए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आइए सर।